अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इश्क मुस्तफ़ा नावल की 7 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ कर निकल रहा था जब इससे आगे चलने वाले 60-65 साल के बुजुर्ग सीढ़ियों से यकदम टकरा कर गिर पड़े। इसने तेज़ी से आगे बढ़कर इन्हें पकड़ा। इनकी पेशानी से खून निकल रहा था। वो उन्हें लेकर करीबी क्लिनिक आ गया था। प्लीज़ ऐसा मत कहें। इनकी यूँ शुक्रगुज़ार होने पर वो शर्मिंदा हुआ, फिर इन्हें घर छोड़ने गया। मेरी पोती मना कर रही थी कि आज मस्जिद ना जाऊँ, घर में नमाज़ अदा कर लूँ, मगर घर में रब की इबादत का वो मज़ा कहाँ मिलता है जो बाजमात नमाज में होता है। फिर हमारे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कैसे जमात के लिए मस्जिद दर मस्जिद सफ़र करते थे। और बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहते-कहते वो रुके और फिर अचानक इसका नाम पूछा। वो जो चुपचाप इनकी बात सुन रहा था चौंक गया। आमिन रज़ा। मेरा नाम अदनान भट्ट है और मैं डॉक्टर हूँ। तुम क्या करते हो? इंजीनियर हूँ। इसने संजीदगी से जवाब दिया। इनका घर आ चुका था। वे बज़ाहिर असायर इसे अंदर ले आए। इनके ड्राइंग रूम को देखकर इसे यमीना का कमरा याद आया। बिल्कुल सादा सा एक कालीन बिछा हुआ था। इस पर सफ़ेद चादर थी। 2-3 लोग बैठे हुए थे। इनके माथे पे पट्टी देखकर वो खड़े हो गए। ये क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे भाई बैठो तुम लोग, मैं ठीक हूँ, इन्होंने कहा, फिर इसकी तरफ मुड़े। बैठो आमिन बेटा। वो खामोशी से बैठ गया जबकि वो लोगों को अपनी चोट की तफसील बताने लगे। कुछ देर बाद इनमें से 2 लोग उठकर चले गए जब इसकी उम्र का एक लड़का मौजूद रहा। हाँ भाई तनवीर, क्या हुआ? आपकी शादी का अभी तक कोई अच्छी लड़की मिली ही नहीं डॉक्टर साहब। वो मुस्कराया। भाई अच्छी लड़कियां तो बहुत सी होती हैं, लेकिन मुझे तो नेक चाहिए और वो मुझे अभी तक नहीं मिली। अल्लाह का वादा सच्चा है कि नेकियों के लिए नेक। अगर तुम अभी तक कोई नेक नहीं मिली तो इज़ा अपना जायज़ा लो। क्या पता तुम्हें अभी कोई कमी हो। इतनी अच्छी बात कहने का शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं अपना जायज़ा ज़रूर लूँगा। वो फिर मुस्कराया और आमिन रज़ा साकित बैठा रहा। मुझ में क्या था जो मुझे इतनी नेक औरत मिली? आमिन रज़ा की बड़बड़ाहट को डॉक्टर अदनान भट्ट ने बगौर सुना। वो खड़ा हो गया। फिर ज़रूर आना बेटा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इन्होंने इसे रोका न था, न ही इसे वहाँ फिर आने का कोई इरादा था। वो उसके साथ चलते हुए दरवाजे तक आए थे। तुम अपने नाम के मैनी जानते हो? इनके कहने पर वो चौंका था। इसे अपने नाम के मैनी नहीं पता था, बस अपना नाम अच्छा लगता था क्योंकि ये बहुत यूनिक सा नाम था। वो चुप रहा तो समझ गया कि वो अपने नाम के मैनी से लाइल्म है। तुम्हारे नाम के मैनी है आसूदा, मुतमिन, खुशहाल। इन्होंने बगौर से देखते कहा। वो चौंका। तुम किसी खुशहाल घराने के लगते हो। लेकिन वो शायद दस्तान रुके थे। लेकिन क्या? वो बेताबी से बोला। आसूदा और मुतमिन हरगिज़ नहीं हो। इनके जवाब पर इसके चेहरे का रंग बदला। इसने दरवाजे से बैर कदम रख दिया। फिर आना, मैं इंतज़ार करूँगा। इन्होंने मुतालबा दोहराया और इसने इस बात में सर हिलाया और फिर दूसरे दिन ही इनके घर में मौजूद था। मैं वाक़ई खुशहाल घराने से तल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पैसे की फ़रोदानी है, लेकिन मैं आसूदा और मुतमिन नहीं हूँ। इसकी वजह है एक लड़की। फिर वो इन्हें सब कुछ बताता चला गया। इस सीधे हिदायत वाले रास्ते को इख्तियार करने के बावजूद मैं खुश और मुतमिन नहीं हूँ। वो सर झुकाए रो रहा था। इसकी वजह जानते हो? इन्होंने बखूर देखा। तुम हिदायत के रास्ते पर अल्लाह की जस्तजू में नहीं, औरत की चाह में चल रहे हो। तुम्हें अल्लाह के खौफ ने गुनाहों की दलदल से नहीं निकाला, बल्कि तुम एक औरत की चाहत में इसकी दलदल से निकलना चाहते हो। मुफ़क्किर अली ने देख कर तुम अल्लाह से खालिस मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हें खालिस मोहब्बतों से नवाजेगा। और तुम्हें तो एक खालिस मोहब्बत मिल भी गई है। तुमने खुद ही कदर नहीं की, लेकिन अब तुम अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी तो चाहो। तुम्हारे गुनाह तुम्हारे इनाम तुम्हें देंगे। वो ज़रूर तुम्हें मिलेगी जो तुम्हारा इनाम थी और तुमने इसे खो दिया। वो वाक़ई मेरा इनाम थी जिसे मैंने अपनी बेपरवाही से खो दिया। अब मुझे इस इनाम का मुस्तहिक़ बनना है। मुझे अपने रब का खौफ इस मोहब्बत को खालिस करना है। वो वहाँ से उठा। फिर उन्होंने इसे कुरान पाक अज़नूर पढ़ाना शुरू किया। वो साथ-साथ अरबी लैंग्वेज का कोर्स भी कर रहा था। इसे कुरान पाक समझ भी आने लगा था। अब वो कुरान के अहकाम पर कारबंद भी रहता था। इसके अंदर आने वाली इस तब्दीली को आलिम रज़ा के अलावा किसी को ना था। पापा, हम गुनाहों से हद से बढ़ जाने वाले लोग हैं। इसे डॉक्टर अदनान भट्ट से मिलते 1.5 माह हो गया था। हाँ बेटे, हद से ज़्यादा बढ़ जाने वालों में से। इन्होंने एक गहरा सांस लेकर इसे देखा जो इस मुख्तसर अरसे में मुतमिन रहने लगा था, वरना इसकी हालत बहुत बदतर हो चुकी थी। पापा, हमें अपने माल को हलाल करने के लिए ज़कात देनी होगी, वरना हमारी यही दौलत क़यामत में हमारी रुसवाई का सबब बनेगी। तुम काउंट कर लो कितना बनेगा, और इसका 2.5% हिस्सा यानी हमारा माल दौलत की ज़कात। ये हमारा सालाना ज़कात का अंदाज़ है पापा।
इसने एक सफ़ेद रंग का पेपर इनके हाथ में दिया। एक पल के लिए तो रज़ा मुतहय्यर रह गए। आमिर, ये रकम देने के लिए तो सभी से बात करनी पड़ेगी, ख़ासकर ज़ीशान से, इन्होंने कहा, लेकिन जवाबन वो कुछ न बोला। जुमातुल मुबारक का दिन था। रज़ा ऑफिस चले गए, वो नहीं गया। आज उसे एक इज्तिमा में जाना था। आमिन, वो तैयार होकर कमरे से निकला तो शुमाइला साकित रह गई। वो अभी सोकर उठी थी। वाइट कॉटन की कमीज सलवार सूट में, सर पे टोपी और पैर में ऐसी चप्पल जो पहली नज़र में अपनी कम कीमत खितला दे रही थी। कहाँ जा रहे हो तुम? अटक अटक कर इनके हलक से अल्फाज बरामद हुए थे, नमाज पढ़ने। इसके जवाब पर इन्होंने बहूरे से देखा। ये क्या हुलिया बना रखा, और शेव कितने दिन से नहीं की, मैं दाढ़ी रख रहा हूँ। हुलिया तो काफ़ी दिन से यही है मेरा। होश में तो हो तुम, वो चिल्लाई। अभी तो होश आया है मम्मा, वो अफसरदगी से कहता आगे बढ़ गया, जबकि पीछे वो टकरा कर रह गई। मुलाजमा ने बेडरूम में लाई शैला को फ़ोन किया तो वो फ़ौरन आ गए। क्या हुआ शैला को? शबनम तो रवनम भी मौजूद थी। डॉक्टर ने इन्हें चेक कर रहे थे। कोई शॉक पहुंचा है? फिक्र की बात नहीं है, अभी होश आ जाएगा। मैंने दवाई लिख दी है, आप टाइम पर दीजिएगा। डॉक्टर के जाने के कुछ देर बाद शुमाइला को होश आ गया। शुमाइला, क्या हुआ? शैला ने पूछा, मगर वो कुछ ना बोली। बेयकीनी इनकी आंखों में अभी तक सब थी। मम्मा, क्या हुआ था आपको? तरन्नुम इनकी बराबर में आ बैठी। आमिन, शैला, आमिन, क्या हुआ? आमिन को सभी उछल पड़े। अभी मैंने इसे काफ़ी दिनों बाद देखा। कमीज सलवार टोपी लगाई हुआ था और कह रहा था कि दाढ़ी भी रख रहा हूँ। क्या? इस बार शबनम और तरन्नुम चीखी थी, जबकि शैला साकित रह गई। मुझे अपनी बेटी को किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को, वो रो देने वाली हो रही थी, जबकि शबनम और तरन्नुम भी गुमसुम सी थी। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सच्चा मुसलमान हो गया शुमाइला, शैला अफसरदगी से बोली। क्यों, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? वो तरह कर जवाब बोली। शायद नहीं। इनका लहजा मजबूत था लेकिन लफ्ज़ मशकूक थे। ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ शैला। अगले पल वो यकलक थाड़ी। मेरी बेटी? इन्होंने हैरत से पूछा। शबनम तरन्नुम भी हैरान होकर इन्हें देखने लगी। जब तक वो हमारी ज़िंदगी में नहीं थी, हमारी ज़िंदगी में सुकून था। छोड़िए मम्मा, इसे तो गए 2 साल हो चुके हैं। तरन्नुम को इसके ज़िक्र से ही भी घबराहट होती थी। कैसे छोड़ दूँ उसे? मेरी बेटी की ज़िंदगी इसकी वजह से बर्बाद हुई है। वो रोने लगी। शैला बिना कुछ बोले पलट गई और शाम को एक नया हंगामा इन सबको का मुंतज़िर था। सब कुछ लम्हे तो साकित रहे, फिर हैरत से इन सब की आंखें उबल पड़ी। 2 करोड़ रुपए ज़कात! सबको लगा जैसे एक लम्हे के लिए सांस रुक गया हो। हमारी सालाना आमदनी का ये 2.5% हिस्सा बनता है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया मिस्टर आमिर? रज़ा खुद इस बात के असर से बैर लाते हुए ज़ीशान से घूरा। इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे दे सकते हैं? फुरकान भी बोल पड़ा, क्योंकि बिजनेस एक ही था। अगर हमने दुनिया के लिए सोचा तो आखिरत में यही प्रॉफिट हमारे गले का तोक बनेगा। वो संजीदगी से बोला, प्लीज़ आमिन, बात बनो मत। शबनम चिढ़कर बोली, ये सब मिला का नहीं, अल्लाह का फरमान है। तुम्हें हो क्या गया? तुम किन लोगों से मिलने लगे हो? आमिन, तरन्नुम को इससे घबराहट। इसी लम्हे यमीना की शुबात इसमें नज़र आ रही थी। मुझे ज़िंदगी का मकसद नज़र आ गया। मैं इन लोगों के मिलने लगा हूँ जो हदायत के रास्ते पे चलते हैं। तुम्हें जो करना है करो। हमारे पीछे क्यों पड़ गए हो? ज़ीशान भड़क उठा। मैं आपके पीछे नहीं पड़ा, मैं सिर्फ अपना माल पाक कर रहा हूँ। देखा तुम लोगों ने? आगे इसके मुंह में यमीना की ज़बान शुमाइला चलाई। सभी चौंक गए। हाँ, यमीना का क्या जिक्र? पहली बार इसकी तिवारी पर बल पड़े थे। यही था ना, यमीना की ज़बान पर भी हलाल और हराम। देख लो शैला, तुम्हारी बेटी ने क्या कर दिया। शुमाइला, मेरी बेटी को कोई इल्ज़ाम मत दें। इसने आमिर को ये सब नहीं सिखाया। आमिर खुद इस रास्ते पर चल पड़ा है। शैला ने से इस बार बर्दाश्त न हो सका। अफ़्फ़ा, आप लोग तो लड़ना बंद कीजिए। फुरकान चलाकर बोला। पापा, आप तो कुछ कहें, समझाइए इसे। ज़ीशान इनकी तरफ मुड़ा। क्या समझाऊं? इन्होंने हैरत से इसे देखा। पापा, आप मुझसे पूछ रहे हैं? इसे देखिए, कितनी बड़ी रकम बर्बाद करने पर तुला है। ये बर्बादी नहीं है ज़ीशान, प्रॉफिट है, सबसे बड़ा प्रॉफिट। क्या मतलब? सब चौंके। ये आखिरत में हमें दुगना होकर मिलेगा। पापा, आप ही इसकी ज़ुबान बोलने लगे। तरन्नुम को गोया सदमा हुआ। ये सही रास्ता है बेटा, तो फिर ये खुद इस पर चले, हमें क्यों घसीट रहा है? ज़ीशान ने दांत खिंचलाए। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। फ़कीर बनकर हमें रोड पर बिठाओगे तो फिर भी तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे। तरन्नुम को भी गुस्सा आ गया। नहीं बनेंगे हम फ़कीर, एक बार तो ज़कात खैरात करके देखें। पापा, आप मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए, ये जो चाहे करते रहें। ज़ीशान के ज़हन ने काम दिखाया। भाई प्लीज़, पापा को मालिक रहने दीजिए, क्यों हिस्सा मानकर हमें हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं? वो परेशान हुआ। ये ठीक फैसला है ज़ीशान का, वरना अगले साल हम
भीख मांग रहे होंगे। शबनम ने फौरन कहा, पापा मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन ज़ीशान के साथ ही मेरा हिस्सा भी मुझे देकर अलग कर दे, वरना आमिन तो वाकई हमें कंगाल कर देगा। तरन्नुम के कहने पर इसने तड़प कर पापा को देखा। तरन्नुम प्लीज़ तुम तो समझने की कोशिश करो, जिसने हमें पैदा किया, इसके काम पूरे किए बिना हम कैसे इसका खा पी सकते हैं, इसकी नाफरमानी करके कैसे इसका माल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं घर जा रही हूँ। तरन्नुम खड़ी हो गई। वो अकेली नहीं गई थी, इसके साथ शबनम, फुरकान और ज़ीशान भी खड़े हो गए। हाशिम आजकल इस्लामाबाद गए हुए थे। दूसरे दिन इनकी वापसी हुई तो ज़ीशान और फुरकान ने यह मुकदमा इनकी अदालत में रखा। कई लम्हे तो इन्हें यकीन ही नहीं आया, लेकिन आमिन को देखकर इन्होंने एक ठंडी सांस ली। क्या चाहते हो तुम? अपने माल को हलाल करना, इसने जवाब दिया। और तुम? वो ज़ीशान की तरफ मुड़े। मैं अपने हाथों ही अपनी बर्बादी नहीं करना चाहता। और तुम? वो रज़ा की तरफ मुड़े। आमिन का साथ देना चाहता हूँ, इन्होंने संजीदगी से जवाब दिया। फिर तो यही हो सकता है कि हम अपने बिजनेस में से तुम्हें और आमिन को अलग कर दें। अगले लम्हे इन्होंने लब भींचे हुए कहा, ओके। रज़ा को गोया फर्क ही नहीं पड़ा था। शुमाइला ने इन्हें यूं देखा जैसे वो पागल हो गया। तुम पागल हो चुके हो? शुमाइला बुरी तरह ठाड़ी। मम्मा प्लीज़ शट अप। आमिन, हद होती है किसी बात की। हाँ मम्मा, मैं भी तो हद में आने की बात कर रहा हूँ। आप हद से बढ़ने जाने वाले गुनाहगार हैं मम्मा। पापा मैं इस घर में नहीं रहना चाहूँगा, ये घर कम और मदरसा ज़्यादा हो गया है। भाई प्लीज़ बात को समझिए। तो आमिन प्लीज़ तुम मुझसे बात ही नहीं करो तो बेहतर है। पापा आप मेहरबानी करके मेरा हिस्सा अलग कर दे। ज़ीशान का लेजा दो टुकड़े था। सिर्फ ऐसा नहीं बल्कि घर भी अलग कर लेना चाहिए ज़ीशान हमें। शबनम ने फ़ौरन कहा और तरन्नुम फुरकान ने भी तहरीर में सर हिलाया। मम्मा आप बताइए आपका क्या फैसला है? तरन्नुम यकदम इनकी तरफ पलटी। मैं ज़ीशान के साथ हूँ। वो फ़ौरन बोली, जब हम सब एक तरफ हैं तो मेरा ख्याल है इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो आमिन होगा। यकीनन ये खुद भी अब इस घर में रहना नहीं चाहेगा जहाँ हम जैसे गुनाहगार रहते हैं। ज़ीशान तसल्लुफ़ लहजे में बोला। वो साकित रह गया। इसका इतनी मोहब्बत करने वाला भाई दौलत के लिए से अपना हर रिश्ता ख़त्म कर रहा था। क्या दौलत की इतनी अहमियत थी? आमिर रज़ा दौलत किस नशे में, तो तुम भी चूर थे। इनके बारे में बुरा मत सोचो, ये ग़ीबत है, ये जो इस वक्त तक माफ़ नहीं होगा जब तक ये खुद माफ़ नहीं करेंगे। इसने ज़हन से इनके लिए हर बुरी सोच को छटक दिया। लेकिन मैं इस घर से कैसे जा सकता हूँ? मैं इस घर से खासकर अपने कमरे से शदीद मोहब्बत करता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो ज़ीशान? कोई कहीं नहीं जा रहा। समझे, पापा को गुस्सा आ गया था। मुझे पता है आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। आमिन के सबसे बड़े दावेदार तो आप ही है ना। एनीवे ये नहीं जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। फ़िलहाल तो मैं दुरानी प्लेस जा रहा हूँ। घर मिलते ही अपने घर में शिफ्ट हो जाऊँगा। ज़ीशान तुम इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर सकते हो? पापा को इस पर सदमा हुआ था। इन्हें इससे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने ये फ़ैसला बहुत सोच समझ कर किया है पापा। वो खड़ा हो गया और मुलाज़मीन इसके बैग ले आए। फिर वो मम्मा की तरफ उल्टा, आप यहीं रहना चाहती हैं या मेरे साथ चलेंगी? ऑफ़ कोर्स जान, तुम्हारे साथ चलूँगी। वो खड़ी हो गई। वो फ़क़ चेहरा लिए इन्हें देखता रहा। जब वो अपने रब्बुल ज़ुल जलाल का नाफ़रमान था तो उसकी माँ ने हमेशा ज़ीशान पर इसे फ़ोक़ियत दी थी, और अब वो रब का फ़रमानदार हुआ तो इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया। माँ नाराज़ तो रब नाराज़। अभी तो इसने रब्बुल ज़ुल जलाल से मोहब्बत करनी सीखी थी। मम्मा प्लीज़ आप तो मुझे समझने की कोशिश करें, मैं गलत नहीं कर रहा। इसने इनका हाथ थामा। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। इन्होंने इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। मम्मा आप पापा को कैसे छोड़कर जा सकती हैं? इसका कलेजा रुखाना हो गया था। बाप बेटी का दिमाग ख़राब हो गया और चाहते हैं कि मैं भी इनके साथ पागल हो जाऊँ। मैं ज़ीशान के साथ हूँ। वो चली गई। शबनम का कलेजा मुतासिर था। बाकी तीनों के चेहरे पर भी तंज़िया हंसी फैल गई। हाशिम भी खौफ़ज़दा से उठ खड़ी हुई है। शाइला इसे चुपचाप देख गई। आमिर रज़ा का दिमाग माऊफ हो गया। पापा ने इसे कुछ कहा था लेकिन इसे हर तरफ शाई थे। वो तेज़ी से बाहर निकल गया। सड़कों पे कई घंटे बेमकसद फिरता रहा। फिर जब रुका तो हैरत ज़दा रह गया। सामने डॉक्टर अदनान भट्ट का घर था। बेहद तेज़ ड्राइविंग करके भी वो घंटे भर में इनके घर पहुंचा था, और अपनी हैदो खामोशी में इतना तवील सफ़र पैदल तय कर लिया। सर मुझे लग रहा है मैं इस कदम पर ही थक गया हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया। वो कहते कहते रोल दिया। हमेशा हक में आगे बढ़ते जाओ। अगर ये देखोगे कि आगे बुलंदी है, ये पुश्ती तो तुम कमज़ोर पड़ जाओगे। इन्होंने कहा तो वो उन्हें देख गया। अरसे से तुम मुसलमान थे, अब तुम मोमिन बने हो। मुसलमान वो जो अल्लाह को मानता है। मोमिन जो अल्लाह को मानता है। अक्सर आज़माइशें मोमिनों पर आती हैं। अल्लाह इनको बहुत अजीज रखता है। मिसाल के तौर पर एक पहाड़ को देखो। जो पहाड़ जितनी बुलंदी पर होगा इतना ही हुआ का इसे सामना करना होगा। तो जिसका जितना बुलंद रुतबा होगा इस पर इतनी ही आज़माइशें भी आएंगी। वो इन्हें सुन गया। हाँ मैं मुसलमान था, अब जब मुझे मोमिन बनना है
اس کے لیے مجھے دنیا چھوڑنی ہے، اور دنیا والے بھی، خطی کے اپنے گھر والے بھی۔ وہ ایک نئے عزم کے ساتھ وہاں سے اٹھا تھا۔ یا اللہ ذوالجلال، تو رحیم کریم ہے، میرے گھر والوں کو اپنے راستے پہ چلا۔ وہ اپنی بخشش کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی خیر مانگتا تھا۔ اس کے پروجیکٹ اور پاپا کا حصہ الگ کر دیا گیا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے تھے، لیکن روز اپنی ماں اور بھائی کو منانے جاتا تھا۔ وہ لوگ اب دورانی پلیس میں ہی سیٹ ہو گئے تھے۔ وہ روز وہاں سے دھتکارا جاتا تھا۔ رضا کے ساتھ بھی کسی کا رویہ اچھا نہ تھا، البتہ شیلا آمن کے بہت قریب آ گئی تھی۔ کافی دن پہلے جب وہ شمیلہ کو منانے گیا تھا تو وہ اسے دیکھ کر اپنے روم میں چلے گئی، جبکہ شیلا اسے دیکھتی رہی۔ نفاست سے تراشی ہوئی ایک مٹھی داڑھی، سر پہ ٹوپی، قمیض شلوار سوٹ میں وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ آنٹی مجھے معاف کر دیں۔ انہیں دیکھ کر وہ ان کے پاس چلایا تو وہ چونکی۔ وہ ان سے کس بات کی معافی طلب کر رہا تھا وہ سمجھی نہیں۔ پلیز آنٹی مجھے معاف کر دیں۔ وہ ریچی فرش پر ان کے سامنے یمینا کی طرح بیٹھ گیا۔ میں یمینا کو تکلیف دیتا تھا، آپ کو دکھ ہوتا تھا نا؟ میں نے آپ کا بھی دل دکھایا، آپ کا گناہ گار ہوں، ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دے۔ وہ اسے دیکھ گئی۔ آمن تمہیں یمینا یاد آتی ہے؟ ان کی خاموشی پر جو انہیں دیکھ رہا تھا اس کے سوال پر تڑپ کر کھڑا ہوا۔ تم اسے ڈھونڈتے کیوں نہیں ہو آمن؟ اس کی یوں تڑپنے پر شیلا نے سکون محسوس کیا تھا، کیونکہ اس کی یوں مضطرب ہونے کا مطلب تھا کہ وہ یمینا کو بھولا ہی نہیں تھا۔ اس نے انہیں دیکھا۔ پتہ ہے آمن، جب میں امریکہ میں تھی وہ مجھ سے الگ تھی، بلکہ وہ تو 4 سال کی عمر سے مجھ سے الگ ہے۔ میں جتنی محبت شبنم اور فرقان سے کرتی ہوں، ایسا جذباتی تعلق میرا یمینا سے کبھی نہیں رہا۔ وہ مجھے کبھی یاد نہیں آئی۔ جب ہم یہاں واپس آئے تو اسے دیکھ کر مجھے شدید گھبراہٹ ہوتی تھی، لیکن اس روز مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ جس روز تم اسے لے کر یہاں سے گئے تھے وہ 4 سال کی تھی۔ جب میری دوست اسے لے گئی وہ 24 سال کی مجھے دوبارہ ملی۔ 20 سال بعد تو میں بھول گئی کہ میری بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ اس کی نگاہیں ہر دم جھکی رہتی تھی، تو مجھے یاد بھی نہیں آیا کہ اس کا آنکھوں کا کلر ہنی ہے۔ اس روز جب تم اسے لے کر گئے تھے میں اس کے روم میں موجود تھی۔ میری ہر بات پر اس نے لمحے بھر کے لیے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا، میں تو جیسے ان آنکھوں میں ڈوب چکی۔ ایک بار طاہر بھائی نے کہا تھا کہ یمینا کی آنکھیں پتھروں کو بھی اسیر کر لیتی ہیں۔ آمن رضا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ بھی تو اسیر ہو چکا تھا، اور پتہ ہے آمن، میں بھی اسیر ہو گئی۔ جب تم اسے لے کر جا رہے تھے مجھے تم پر بہت غصہ آ رہا تھا، میرا بس نہیں چاہ رہا تھا میں تمہارا کیا حشر کر ڈالوں۔ اس کے بعد ایک بار پھر یمینا مجھے چھوڑ گئی، لیکن کیا تم یقین کرو گے اس رات اسے لے کر میں آج تک سکون کی نیند نہیں سکی۔ مجھے اپنی بیٹی بہت یاد آتی ہے، مجھے یمینا بہت یاد آتی ہے۔ وہ رونے لگی اور وہ انہیں دیکھ گیا۔ تم اسے ڈھونڈتے کیوں نہیں ہو آمین؟ اسے ڈھونڈ کر لاتے کیوں نہیں ہو؟ اس بار انہوں نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ ذرا سا بھی تو کوئی کلو نہیں ہے نا؟ میں تو اس کے دوستوں کو بھی نہیں جانتا، وہ کیا کرتی تھی، کہاں جاب کرتی تھی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ تم تانیہ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اسے پتا ہوگا، انہوں نے کہا، اور آمن کو لگا اس سے بڑا بے وقوف اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ وہ تانیہ کو ابھی تک کیوں بھولا ہوا تھا؟ آپ نے تانیہ سے معلوم کیا؟ اس نے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں اتنے سال اس سے بے رخی برتنے کے بعد، جب اسے ہماری بہت زیادہ ضرورت تھی، اس کا ساتھ چھوڑ دینے کے بعد میں جا کر تانیہ سے اس کے بارے میں کوئی سوال کروں۔ مجھ میں تانیہ کا سامنے کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ میں تانیہ سے معلوم کرتا۔ وہ ان کے پاس سے اٹھ کر سیدھا تانیہ کی طرف آیا تھا۔ تانیہ سے کہو آمن رضا آیا ہے۔ اس نے چوکیدار سے کہا۔ بیگم صاحبہ تو نہیں ہے، وہ چلی گئیں۔ کہاں چلی گئیں؟ وہاں کا پتہ دو مجھے، ان سے ارجنٹ کام ہے۔ اسے کوفت ہوئی تھی تانیہ کی غیر موجودگی کا سن کر۔ پتہ نہیں جی وہ کہاں گئی۔ اوکے وہ آئیں تو ان سے کہنا کہ رضا آمن رضا وہ یہاں واپس تھوڑی آئیں گی، انہیں گئے 4 ماہ ہو چکے ہیں۔ چوکیدار نے اس کی بات کاٹ کر کہا تو وہ اچھل پڑا۔ وٹ؟ تانیہ گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ مگر کہاں؟ ابھی جو یمینا کی ملنے کی امید بندی تھی وہ یغلط ختم ہو گئی۔ اسے حواس باخطا ہونا تو ہونا ہی تھا۔ پتہ نہیں جناب، جنید کو پتہ ہوگا، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے موبائل جیب سے نکالا۔ صاحب تو انہیں خود ڈھونڈ رہے ہیں۔ اصل میں صاحب نے دوسری شادی کر لی تو بیگم صاحب تنزیل بابا کو لے کر چلی گئی۔ اوہ نو! وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ لعنت ہو تم پر جنید، جس لڑکی نے تمہارے لیے اپنی آخرت بھی تباہ کر لی، تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ وہ واپسی کے لیے پلٹا۔ عشق کے مجازی نے آپ کو گناہوں کی دلدل میں اتار دیا ہے۔ کیا آپ کو واقعی خدا سے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ اسے یغلط امینا کے الفاظ یاد ہے۔ تانیہ، یہ تمہاری سزا نہیں بلکہ تمہاری اچھائی کا بدلہ ہے کہ تم جنید سے الگ ہو گئی۔ یقیناً ایک بار پھر تم نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوگا۔
اپنے خیالوں میں وہ تانیہ سے مخاطب گھر لوٹ آیا تو دیکھا ڈاکٹر عدنان بٹ آئے ہوئے ہیں۔ وہ بے حد خوش ہوا۔ سر آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا، وہ جب کبھی ذہنی طور پر جلتا تو ڈاکٹر عدنان اس کے نزدیک ہوتے تھے۔ بھائی تم سے کام تھا اس لیے خود چل کر آئے ہیں۔ وہ مسکرائے۔ جی کہیے سر، جو کہنا ہے وہ بعد میں کہیں گے، یہاں کر پتہ چلا کہ ایک پروجیکٹ مل رہا ہے، وہ تم اسے کرنا چاہتے ہو۔ تمہارے پاپا نے بتایا کہ وہ مالکان تم سے ہی کام کروانا چاہتے ہیں۔ الکانہ کمپنی تو اب تمہارے بھائی کے پاس ہے۔ اتنا پیسہ جمع کر کے کیا کروں گا سر؟ انہیں مل جائے تو ٹھیک ہے، جبکہ مجھے لگتا ہے یہ پروجیکٹ تمہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا پروفٹ وہ لوگ بینکوں میں ڈال دیں گے، تم غریبوں کے کام میں لے آؤ۔ کیسے؟ وہ یکدم چونکا۔ میں اس سلسلے میں تمہارے پاس آیا تھا۔ اصل میں میرے دوست کا بیٹا ہے سکندر، وہ ڈاکٹر ہے، وہ ایک ویلفیئر چلا رہا ہے جس کے تحت وہ بہت سی غریبوں کی اس طرح مدد کرتا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ امداد لے رہے ہیں۔ آج کل وہ ایک نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں عورتوں کے لیے۔ کم آمدنی والے گھرانوں سے عورتیں مجبوری کے تحت نکلتی ہیں اور پھر معاشرے میں مختلف مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ ان کے ہنر کے مطابق گھروں پر ہی ان تک کام پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اس کام کے لیے اسے ڈونیشن چاہیے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ تم سے بات کر لوں، تمہاری دولت، اس کی محنت، غریبوں کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے اور یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ اپنی بات ختم کر کے انہوں نے اس سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں، آپ آپا سے انہیں ملوا دیں یا یہ پروجیکٹ دیکھ لیں گے۔ تم وزٹ کرنا، اس کے والفیئر کو دیکھنا، وہ کتنی محنت کرتا ہے، کیسی جدوجہد کر رہا ہے وہ غریبی ختم کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ ہاسپٹل کے پروجیکٹ میں مصروف ہو گیا۔ شائلہ کی طبیعت خرابی کو سن کر وہ ان کے گھر گیا تھا۔ آمین مجھ سے ملنے آتے رہا کرو، بہت گھٹن ہوتی ہے مجھے یہاں، تم آتے ہو تو لگتا ہے ٹھنڈی ہوا میسر آ گئی ہے۔ 5 ماہ ہو گئے تھے ذیشان اور مما کو وہ گھر چھوڑے اور پچھلے 1 ماہ سے وہ اس طرف نہ آیا تھا۔ شائلہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا، کتنی کمزور ہو گئی تھی۔ آنٹی آپ کو کیا ہو گیا؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ آمر مجھ سے جا نہیں رہا جاتا، میرا دل گھبرانے لگا اس مول سے، مجھے یمینا کے پاس لے جاؤ۔ آمین کسی پل اس کے بغیر تو قرار نہیں آتا ہے۔